गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, वेस्ट एशिया के अंदर क्राइसिस बढ़ता ही जा रहा है। हमने पिछले दिनों के अंदर नोटिस किया कि किस तरह से ईरान ने भी इसराइल के ऊपर यहाँ पे अटैक कर दिया है और साथ साथ इसराइल भी यहाँ पर सदर्न लेबनान के अंदर इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि इसराइल को इसके अंदर 8 कैजुअलिटीज यहाँ पे फेस करनी पड़ी हैं। इसके अलावा जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जी, उन्होंने बोला है कि ईरान ने जो यहाँ पर इसराइल के ऊपर मिसाइल्स फायर करी हैं, इसके लिए उसको बहुत ही बड़ा प्राइस पे करना पड़ेगा। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन साथ साथ कह रहे हैं कि इसराइल को प्रोपोर्शनली एक्ट करना चाहिए इसके रिगार्डिंग। और भारत का यही मानना है कि हम काफ़ी कंसर्न्ड हैं, ये जो मुद्दा वेस्ट एशिया क्राइसिस के अंदर इतना ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड एक्सपेक्ट करेंगे कि ये जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये वाइडर रीजनल शेप आने वाले टाइम के अंदर ना रहे। तो देखना यही होगा आने वाले समय के अंदर कैसे चीज़ें होती हैं, राइट। तो लेट्स सी क्या होता है इसके रिगार्डिंग। दोस्तों, डेट है आज की 3 अक्टूबर 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। पहला जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आपका ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ के बारे में। एक्चुअल में अक्टूबर मंथ स्टार्ट हो गया है, राइट। और अक्टूबर को पिंक अक्टूबर के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना जो अक्टूबर मंथ है तो वहाँ पर एक एनुअल कैंपेन होता है जिसके माध्यम से ब्रेस्ट कैंसर के रिगार्डिंग अवेयरनेस जनरेट करी जाती है। एंड इस बार की थीम है नो वन शुड फेस ब्रेस्ट कैंसर अलोन। ये इस बार की थीम है। थोड़ा सा जानते हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। देखो, ब्रेस्ट कैंसर ना आज के समय दुनिया भर में महिलाओं में होने वाली सबसे बड़ी यहाँ पे कैंसर देखने को मिल जाएगा। आप नोटिस कर पाओगे लगभग हर साल 23 लाख नए केस देखने को मिल जाते हैं। और अगर हम बात करें महिलाओं के अंदर, तो हर 8 महिला में से एक महिला को यहाँ पर लाइफ टाइम के अंदर उसका ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिलता है। लगभग 12% महिलाओं को अपनी जिंदगी में अपना ब्रेस्ट कैंसर देखने को मिलता है। ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें आपके जो ब्रेस्ट टिश्यू सेल्स हैं वो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं एंड एक तरह से ट्यूमर फॉर्म करते हैं। देखो, कैंसर भी इसी तरह से होता है। कोई भी कैंसर की जब हम बात करते हैं कि अनकंट्रोल्ड एक तरह से ग्रोथ हो जाती है एंड अकॉर्डिंगली वो ट्यूमर फॉर्मेशन होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी यही प्रोसेस हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए, लोगों में अवेयरनेस जनरेट करने के लिए हमारे पास ग्लोबल बेस्ट कैंसर इनिशिएटिव देखने को मिल जाएगा। ये WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक इनिशिएटिव है जिसको 2021 में लॉन्च किया गया था, ताकि जो मोर्टेलिटी रेट्स हैं ब्रेस्ट कैंसर की वजह से उसको हम 2.5% तक कम कर पाएँ हर साल बाय 2040। ये फोकस था और इससे कहीं ना कहीं 25 लाख जिंदगियां यहाँ पे हम बचा पाए। ये फोकस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर 3 पिलर्स ऑफ एक्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। पहला है कि समय के ऊपर डिटेक्ट हो जाए, क्योंकि आप नोटिस करोगे कि अगर कैंसर समय के ऊपर डिटेक्ट हो जाता है ना, थोड़ा सा उसके से बचने की पॉसिबिलिटी और बढ़ जाती है। पर अगर लेट डिटेक्ट होता है तो थोड़ी दिक्कत आ जाती है। सेकेंडली, समय के ऊपर यहाँ पे डायग्नोसिस हो पाए एंड अकॉर्डिंगली कॉम्प्रिहेंसिव उसकी केयर मैनेजमेंट यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव्स यही है कि लोगों में अवेयरनेस बढ़े, बिहेवियर चेंज हो। साथ ही साथ जो जो कंट्रीज इसके लिए काम कर रहे हैं उनको यहाँ पे हम सपोर्ट करें, आपके पेशेंट सपोर्ट को प्रमोट करें एंड जो भी कुछ इश्यूज एंड डिस्पैरिटीज हैं उनको भी यहाँ पे इसके माध्यम से खत्म किया जा पाए। अब इसमें WHO हो गया, आपके डिफरेंट डिफरेंट रीजनल और कंट्री ऑफिस हो गया, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के आपके रिप्रेजेंटेटिव्स हो गया, इसके अलावा आपके NGO, सिविल सोसाइटी ग्रुप, फिलान्थ्रोपिस्ट, डोनर्स, ठीक है ना, मल्टीलेटरल पार्टनर्स, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट पार्टिसिपेंट्स इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल देखो, एक चीज हमें और इसके बारे में समझना है। आप लोग जीन्स के बारे में तो समझते ही होंगे। एक हमारे पास जीन है BRCA। ये BR से आया ब्रेस्ट और CA से आया कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर जीन को हम बोलते हैं BRCA जीन। तो BRCA1 और BRCA2 ये दो ऐसे जीन्स होते हैं जो आपके डैमेज DNA को रिपेयर करने में मदद करते हैं एंड इंश्योर ये करते हैं कि जो सेल्स है ना, बहुत तेजी ना डेवलप हो। बहुत तेजी नहीं डेवलप होंगे तो कैंसर डेवलप नहीं होगा, राइट। पर दिक्कत पता क्या आती है? दिक्कत आती है कि यहाँ पर DNA सीक्वेंस के अंदर ना म्यूटेशन हो जाता है। म्यूटेशन मतलब कुछ बदलाव होना, कुछ चेंज होना। और इन जीन्स के अंदर जैसे ही म्यूटेशन आता है उससे कहीं ना कहीं ब्रेस्ट कैंसर हो गया, ओवेरियन कैंसर हो गया, इसके डेवलप करने की जो पॉसिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। समझे इस बात को? तो ये जो जीन्स के अंदर म्यूटेशन है ना, यही कहीं ना कहीं इसको कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। उसी तरह से अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारे पास एक रोबोटिक सिस्टम है साइबर नाइफ के नाम से, जो कि रेडिएशन थेरेपी का इस्तेमाल करता है ट्यूमर्स को ट्रीट करने के लिए। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको ब्रेस्ट कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर जीन के बारे में पता होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा टॉपिक है होराइजन 2047 के नाम से। आप लोग प्रधानमंत्री जी के बारे में जानते होंगे। जब ये 2023 में अपने फ्रांस दौरे पे गए थे ना, तब इन्होंने यहाँ पे
वहाँ के फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ यहाँ पे मुलाकात करी। तो उस समय यहाँ पर इंडिया और फ्रांस के बीच में एक 25 साल का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना, जिसका नाम क्या रखा गया? नाम रखा गया होराइजन 2047। तो अगले 25 साल के लिए इंडिया और फ्रांस किस तरह से आपस में कॉपरेशन इंक्रीज करेंगे, वो यहाँ पे प्लान 2023 में यहाँ पे उसका डिस्कशन हुआ था। अब हमारे एनएसए जो है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल जी, ये भी पेरिस में गए हैं, तो डेफिनेटली इन्होंने भी यहाँ पे होराइजन 2047 को इम्प्लीमेंट करने के लिए अपनी जो बात है वो सामने रखी है। थोड़ा समझते हैं कि होराइजन 2047 में है क्या। देखो, इसके अंदर 3 चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। पहला है आपका पार्टनरशिप फॉर सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी। खासकर अगर मैं बात करूँ ना इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी की, तो इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर जहाँ पर चाइना का एक्सपेंशनिज्म यहाँ पे चल रहा है, तो कैसे उस एरिया को और स्टेबल बना सकते हैं, इसके लिए दोनों देश साथ में कॉपरेशन कर रहे हैं। इसके अलावा काउंटर टेररिज्म भी इसी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा कि आपका नो मनी फॉर टेरर, ठीक है, फंडिंग खत्म करने हैं टेररिज्म के ऊपर, हम यहाँ पे साथ में मिलकर एक्शन रहे। ये यहाँ पर इनका पहला फोकस है सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी के रिगार्डिंग। दूसरा इसका पिलर हमें देखने को मिलता है पार्टनरशिप फॉर द प्लेनेट। यहाँ पर बात हो जाएगी आपके इन्वायरमेंट की। जैसे फॉर एग्जांपल एक है आपका इंडो पैसिफिक पार्क्स पार्टनरशिप। पार्क्स का मतलब होता है आपके जो भी अलग अलग प्रोटेक्टेड एरियाज, आपके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गया, नेशनल पार्क्स हो गया, उस तरह हमें इनको प्रिजर्व करना, वहाँ बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना। इसके अलावा इंटरनेशनल सोलर अलायंस आप जानते ही होंगे, भारत और फ्रांस का ही इनिशिएटिव था। इंडिया के अंदर गुरुग्राम के अंदर इसको आपको हेडक्वार्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं आईएसए के। तो दुनिया भर में कैसे हम ये चीज़ को प्रमोट कर सकते हैं। एंड तीसरा आपका इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव हो गया, ठीक है। तो ये सारे पार्टनरशिप फॉर द प्लैनेट के अंतर्गत आ जाती हैं। बात करें तीसरा पॉइंट, दैट इज पार्टनरशिप फॉर द पीपल। यहाँ पर दोनों देश ना आपस में कैसे माइग्रेशन करेंगे एंड मोबिलिटी इंक्रीज होगी, बच्चे पढ़ने के लिए वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ जा पाएंगे, ग्रेजुएट्स मूव कर पाएंगे आसानी से। तो ये 3 पिलर्स हैं आपके, पहला सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी, दूसरा प्लैनेट, तीसरा पीपल। तो इसी के बेसिस के ऊपर आपका होराइजन 2047 का पूरा यहाँ पे डेवलप हुआ है। बाकी देखो, भारत और फ्रांस के बीच में डेफिनेटली ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी होती हैं। जैसे जो आर्मी की एक्सरसाइज है उसको हम शक्ति के नाम से जानते हैं, नेवी वाली एक्सरसाइज को हम वरुणा के नाम से, एंड एयरफोर्स की एक्सरसाइज को हम गरुड़ा के नाम से जानते हैं। तो दीज आर सम पॉइंट्स यू शुड रिमेंबर। देखो, जब प्रधानमंत्री जी गए थे फ्रांस में, तो डेफिनेटली होराइजन 2047 के अलावा ना और भी अलग अलग एरियाज के अंदर हमारी कॉपरेशन इंक्रीज होने की यहाँ पे बात करी गई थी। जैसे इंडो पैसिफिक तो हो ही गया, उसके अलावा अगर हम बात करें हेल्थ एंड मेडिसिन के अंदर हो गया, इंस्टीट्यूशनल कॉपरेशन हो गया, डिफेंस टेक्नोलॉजीज हो गया, ये सब यहाँ पे डिस्कशन जब 2023 में प्रधानमंत्री गए थे उस समय यहाँ पे डिस्कस हुआ था। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है जीआई टैग टू 8 प्रोडक्ट्स फ्रॉम असम रीजन। देखो, समय समय के ऊपर जीआई टैग्स डेफिनेटली मिलते रहते हैं, बट जो न्यूज़ के अंदर है ना, हमें उनके बारे में एक अच्छी आइडिया होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी क्या हुआ है ना, 8 प्रोडक्ट असम से उनको जीआई टैग मिला है। इसमें आप नोटिस कर पाओगे 3 तो राइस बियर वेराइटीज आपको देखने को मिल जाएंगी। आप इनके नाम यहाँ पे ध्यान में रख सकते हो। एक है बोडो जौ बरान, ये हाईएस्ट अल्कोहल कंटेंट होता है इसके अंदर जितनी भी आपकी बोडो राइस बियर होती हैं। उसके अलावा मैब्रा जो बीडवी, ठीक है, ये वेलकम ड्रिंक की तरह इसको यहाँ पे दिया जाता है। उस तरह से बोडो जोई गिशी, ये भी आपकी फर्मेंटेड राइस बेस्ड अल्कोहलिक बेवरेज देखने को मिल जाएंगी। फर्मेंटेशन का चीज़ तो आप समझते ही होंगे, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से एक जो सब्सटेंस होता है ना, वो स्मॉलर सब्सटेंस के अंदर ब्रेक हो जाता है। जैसे आप लोग नोटिस करते हो बैक्टीरिया हो गया या यीस्ट हो गया, इनका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है आपके जैसे दही बनाने के अंदर। उसी तरह से बीयर बनाने के अंदर भी ना फर्मेंटेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। उसके अलावा अगर हम बात करें, बोडो नफाम हो गया, ठीक है, बोडो ओंडला, बोडो गोखा, बोडो नॉर्जी, ये आपके फूड प्रोडक्ट्स हैं जिनको यहाँ पे अभी मिला है जीआई टैग। उसके अलावा अगर हम बात करें, एक कल्चरल क्लॉथ भी है, बेसिकली आपका स्कार्फ है, एक बोडो स्कार्फ जिसका नाम है बोडो अरुणाई, इसको भी यहाँ पे असम का जीआई टैग मिला है। देखो, ये जो आपके ऊपर मैंने बियर्स वगैरह की डिस्कशन की ना, एक्चुअल में इनकी कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है। ऐसा माना जाता है कि ये लॉर्ड शिवा से ओरिजिनेट हुए हैं, क्योंकि उन्होंने उसको एज अ मेडिसिन की तरह यहाँ पे उसको कंज्यूम किया था। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। बाकी देखो, जीआई टैग के बारे में तो मैंने कई बार आप लोगों के साथ डिस्कशन करा ही है। जीआई का मतलब यही है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, कि कोई चीज़ कहाँ से बनी है, उसका बेनिफिट उस वहीं के लोगों को मिलना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूँ ना, दार्जिलिंग चाय है। अब दार्जिलिंग चाय पहला ऐसा जीआई प्रोडक्ट था भारत की तरफ से 2004 में जिसको जीआई टैग मिला था। अब दार्जिलिंग की चाय सिर्फ दार्जिलिंग में ही बन सकती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दिल्ली में कोई बैठा हुआ पर्सन उसको दार्जिलिंग चाय कह के बेच दे अपने दिल्ली में या फिर पंजाब में बैठ के उसको बना के बेच दे। नहीं, ये सिर्फ दार्जिलिंग चाय वहीं बन सकती है, तो सिर्फ वहीं के लोग दार्जिलिंग चाय को उसको एज अ प्रोड्यूस की तरह उसको आपका बेच सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लोकल लोगों को इसका बेनिफिट मिलता है। अब ध्यान में रखने वाली बात यह है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत जो हमारा डीपीआईआईटी है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड,
वो यहाँ पर जीआई टैग्स को इशू करता है। और इवन जो डब्ल्यूटीओ का यहाँ पर हमारा एग्रीमेंट है ट्रिप्स, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसके साथ हम पूरी तरह से यहाँ पे अलाइन है। 10 साल के लिए जीआई टैग मिलता है, फिर कॉरेस्पॉन्डिंगली इसको बार बार आप रिन्यू कर सकते हो अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, प्रोटेक्शन यही है कि कोई कॉपी नहीं कर सकता, प्रोडक्ट को इमिटेट नहीं कर सकता, अनऑथराइज यूज के केस यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है। हमारे यहाँ जो एक्ट है ना, दैट इज जीआई एक्ट 1999, ये यहाँ पे आपको पता होना चाहिए। राइट, ये इंडिया में कुछ फेमस जो जीआई टैग्स हैं उनको आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ठीक है, हिमाचल का अगर आप नोटिस करना चाहो तो कांगड़ा पेंटिंग हो गया, बासमती राइस हो गया दिल्ली का, और भी जगह पे हरियाणा पंजाब में बासमती राइस है, पंजाब का आपको फुलकारी भी आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरह से आपको, ठीक है ना, और आपकी और एग्जाम्पल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे दार्जिलिंग चाय हो गया, ठीक है, यहाँ पे भागलपुर सिल्क्स हो गया। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख पाओगे। अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। एक्चुअल में जब मैं बात करता हूँ ना एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस, ये हमारा जो हम स्टार्टिंग में पढ़ रहे थे ना कि ईरान इजराइल का मुद्दा बहुत ज़्यादा उठा हुआ है, उसके साथ आपको लिंक इसको समझना पड़ेगा। एक्चुअल में क्या है ना, ये आपका एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस एक इनफॉर्मल ईरानियन लेड पॉलिटिकल एंड मिलिट्री कोलिशन है मिडल ईस्ट के अंदर। क्या मीनिंग हुआ यहाँ पे? देखो एक्चुअल में ना जब 1979 के अंदर ईरानियन रेवोल्यूशन होती है, उससे कहीं ना कहीं जो रेडिकल शिया मुस्लिम्स हैं वो पावर में आते हैं। उसके बाद ना वो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर अपनी पावर को इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आप लोग पता होगा 1948 के अंदर ना इसराइल का फॉर्मेशन होता है, इसराइल एक नया देश निकल के आता है, तो इसराइल से यूएसए से जो थ्रेट्स वगैरह थे उनको खत्म करने के लिए यहाँ पर ये इस पर्टिकुलर एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि इसमें 4 ग्रुप्स आपको देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक तो आपका हो गया जो लेबनान के अंदर हिजबुल्ला है, इनको भी यहाँ पे फंडिंग और सपोर्ट जो है ना वो ईरान के द्वारा ही है। उसके अलावा आपका हमास है गाजा के अंदर, उसके अलावा इस्लामिक जिहाद आपको देखने को मिल जाएगा, पैलेस्टीन इस्लामिक जिहाद, वो भी आपको इसी के द्वारा ही एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का ही आपको मेंबर देखने को मिल जाएगा। एंड साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ ना, हौती रेबल्स जो हैं वो जो यमन के अंदर देखने को मिलते हैं, ये चारों के चारों आपको ग्रुप मेंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के। तो है क्या एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस? एक ईरान के द्वारा लेड पॉलिटिकल एंड मिलिट्री कोलिशन मिडिल ईस्ट के अंदर, उसी को हम जानते हैं एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के नाम से, ताकि आपके जो रेडिकल शिया मुस्लिम्स है वो पावर में आए थे, उसको कहीं ना कहीं और आगे लेके जाने के लिए इस एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को बनाया गया था। अभी जो पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट है ना वो यहीं पर आपको पूरा देखने को मिल जाएगा। तो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जो आपको एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में जानने चाहिए। इसके साथ ही आप लोगों को ना ईरान की थोड़ी लोकेशन भी पता होनी चाहिए। देखो ईरान बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहेगा, अभी भी है, आने वाले समय में और भी रहेगा। थोड़ा सा अगर आपको इसकी लोकेशन पता होगी ना तो बहुत अच्छे से आप इसको टैकल कर पाओगे। पहली बात तो आप नोटिस कर पाओगे, देखो ईरान का ना कैस्पियन सी के साथ यहाँ पे बॉर्डर टच होता है। ठीक है, वेस्ट एशिया के अंदर आपको कंट्री देखने को मिल जाएगी। इधर जरा आप नोटिस करोगे ना ईस्टर्न साइड, तो यहाँ पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान, ये दोनों देश का बॉर्डर टच करते हैं। एंड अकॉर्डिंगली आगे जाके पाकिस्तान और अफगानिस्तान का इंडिया के साथ भी बॉर्डर टच होता है। ठीक है, हमारा जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है वहां से हमारा अफगानिस्तान के साथ भी बॉर्डर टच होता है। राइट, उसी तरह से अगर हम बात करें, यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे ऊपर तुर्कमेनिस्तान है ईरान के नदन साइड के ऊपर, यहाँ पर आपको अर्मेनिया और अजरबैजान आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे टर्की के साथ भी बॉर्डर टच होता है। एंड वेस्टर्न साइड के ऊपर आपका इराक भी यहाँ पे इसके साथ बॉर्डर टच करता है। सदर्न साइड की अगर मैं बात करूँ ना तो यहाँ पर आपको इधर पर्शियन गल्फ और इधर आपको गल्फ ऑफ ओमान देखने को मिल जाएगा, और ईरान की कैपिटल आपको तेहरान देखने को मिल जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं इसकी क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से। बाकी देखो आप लोग जानते होंगे चाबार पोर्ट के बारे में। ठीक है, तो चाबार पोर्ट डेफिनेटली हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। और इंपॉर्टेंट बात आपको ये भी ध्यान में रखनी है, ईरान का एकमात्र ओशियानिक जो पोर्ट है वो आपका चाहबार पोर्ट ही है। अगर आप थोड़ा नोटिस करोगे तो ये जो पाकिस्तान के अंदर आपको ग्वादर पोर्ट देखने को मिल जाएगा, उससे बिल्कुल क्लोज में ही आपको देखने को ये चाहबार पोर्ट देखने को मिलता है। 72 किलोमीटर का लगभग यहाँ पे डिस्टेंस है बिटवीन चाहबार एंड ग्वादर पोर्ट। बाकी आप लोग जानते होंगे INSTC रूट के बारे में, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, तो डेफिनेटली उसमें हमारा ईरान भी हमारी डेफिनेटली यहाँ मदद कर रहा है इस तरह से कनेक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए टुवर्ड्स रशिया। साथ ही साथ चाबार के अंदर 2 पोर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, एक है आपका शहीद कलंतारी और एक है आपका शहीद बहस्ती। भारत और ईरान के बीच में जो एग्रीमेंट साइन हुआ है ना वो हुआ है आपका विद रिगार्ड्स टू शहीद बहस्ती पोर्ट। बाकी इसमें आप नोटिस कर पाओगे इसके मकरान कोस्ट यहाँ पे है जहाँ पर आपका चाबार पोर्ट है। इससे अफगानिस्तान को एक्सेस हमारा मिल जाता है, एक तरह से ऑल्टरनेटिव रूट की तरह काम करता है। प्लस एट द सेम टाइम आप नोटिस कर पाओगे INSTC का मैंने आपको यहाँ पे बता ही दिया। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे INSTC के बारे में और ईरान के बारे में जो आपको पता होने चाहिए।
अगला दोस्तों हमारा टॉपिक है स्वेलो टेल बटरफ्लाइज के बारे में। एक्चुअल में अभी क्या हुआ है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN के द्वारा ना हमारा जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है देश का, जहां पर आपको स्वेलो टेल रिच जोन के मतलब उसको स्वेलो टेल रिच जोन बताया गया है, जहां पर आपको 69 स्पीशीज आपको देखने को मिलती है इस तरह की बटरफ्लाइज की। थोड़ा मैं आपको ना इन बटरफ्लाइज के बारे में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये बटरफ्लाइज आपको दुनिया भर में मिल जाएंगी, बस आर्कटिक को छोड़ के। इनका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि मतलब इनकी जो टेल लाइक एक्सटेंशंस आपको देखने को मिलती हैं हिंड विंग्स की, उस वजह से। ठीक है ना। कुछ स्पीशीज ऐसी भी होती हैं जिनकी टेल नहीं होती, बट फिर भी इनका नाम स्वेलो वे टेल बटरफ्लाइज ही रखा गया है। बहुत सारे अलग अलग कलर पैटर्न्स ये आपको शो करेंगे, येलो, ऑरेंज, रेड, बहुत सारे अलग अलग रंग इनमें आपको देखने को मिल जाएंगे। इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि सीजन जैसे जैसे बदलते हैं उस हिसाब से अपने रंग को चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से ऑन द बेसिस ऑफ मेल एंड फीमेल के बेसिस के ऊपर भी इनके कलर में डिफरेंसेस आ जाते हैं। इनका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको मिमिक्री का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एक्चुअल में क्या है ना, कई बार कोई इंसान नहीं, कोई और यहाँ पे ऑर्गेनिज्म इनको अगर खाने की कोशिश करता है ना, तो अपना ये रंग बदल देते हैं और रंग बदल के एक ऐसी बटरफ्लाई का रूप ले लेते हैं जो प्रेडेटर को लगता है यार ये तो बहुत ही कड़वी बटरफ्लाई होगी। इस वजह से वो क्या होता है, वो प्रेडेटर इनको खाता नहीं। तो ये पॉइंट आपको मिमिक्री का इनके बारे में पता होना चाहिए। तो दुनिया भर की 573 स्वैलोटेल स्पीशीज में से भारत के अंदर आपको 77 स्पीशीज देखने को मिल जाएंगी। अभी यहाँ पर जो IUCN के द्वारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को यहाँ पर स्वैलोटेन रिच जोन यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है, वहां पर आपको 69 स्पीशीज आपको देखने को मिल जाएंगी अंडर द स्वैलोटेल कंजर्वेशन एक्शन प्लान। बाकी देखो बटरफ्लाइज जहाँ पे मिलती हैं डेफिनेटली वो इन्वायरमेंटल हेल्थ को दिखाता है कि अगर उनकी प्रेजेंस है, उनकी अबंडेंस है, ये क्लियरली दिखाता है कि इकोसिस्टम वहाँ का बहुत अच्छे से फल फूल रहा है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें आज के समय कैटल फार्मिंग की वजह से या फिर टी कल्टीवेशन और एग्रीकल्चर कल्टीवेशन की वजह से जो पेड़ों को काटा जा रहा है, ट्रीज को काटा जा रहा है पेस्टिसाइड यूज की वजह से, यहाँ पर इनके ऊपर मेजर थ्रेट हमें देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आप नोटिस करोगे ना तो महाराष्ट्र स्टेट ऐसा बना था देश का जिसकी खुद की अपने एक पहली बार स्टेट बटरफ्लाइज थी। ये 2016 की आई थिंक बात है जब उन्होंने ब्लू मॉर्मोन को यहाँ पे स्टेट बटरफ्लाई का दर्जा यहाँ पे दिया था। तो ये बात तब करंट अफेयर्स में आई थी और तब यहाँ पे यूपीएससी ने इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी पूछ लिया था। ठीक है। बाकी कुछ और स्टेट्स को अगर आप देखना चाहो, जैसे अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपको केसरी हिंद आपको बटरफ्लाई देखने को मिल जाएगी, गोवा की मालाबार ट्री निम्फ हो गया, जम्मू कश्मीर की ब्लू पेंसी, कर्नाटका की सह्याद्री बर्ड विंग, महाराष्ट्र पहली स्टेट बनी थी जिसने अपनी पहली स्टेट बटरफ्लाई यहाँ पे बनाई थी, दैट इज ब्लू मॉर्मोन। तो ये नाम भी आपको इसके रिगार्डिंग पता होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की डिस्कशन। बाकी ये एक्शन प्लान मैंने आपको बता ही दिया, IUCN के द्वारा इसको बनाया गया है, राइट। तो और इस तरह से 34 रीजन्स वर्ल्ड वाइड इसने यहाँ पे स्नोटेल कंजर्वेशन एक्शन प्लान के अंतर्गत कवर किए हैं, राइट। अब चल लेते हैं अपने MCQs की तरफ। पहला आपका जो क्वेश्चन है, आपका MCQ जो है वो इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से है, GFCF ग्लॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, एंड दूसरा आपका होमवर्क रहेगा NCBC के रिगार्डिंग नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो दोनों क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो। इसके अलावा कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन पूछा था, एक था कि लॉयंस का कोई पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन नहीं होता। ये बात अपने आप में बिल्कुल ठीक है। देखो यूपीएससी मैंने बताया ना एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ही रैंडम से क्वेश्चन पूछ रहा है आजकल कि किसका ब्रीडिंग सीजन क्या है, राइट। ऐसे क्वेश्चन पिछले 4-5 साल में बहुत फ्रीक्वेंट हो गए हैं, तो पता होने चाहिए ये सब चीजें। और दूसरा जो बात कर रहा है कि चीताज रोर नहीं करते, ये बात अभी अपने आप में करेक्ट है। थोड़ा सा सुनने में शायद अटपटी लगेगी, बट चीताज जो होते हैं ना वो रोर नहीं करते। एक्चुअल में उनके वोकल कोड्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, वो स्मॉल कैट्स की तरह ही होता है, जिस वजह से वो जो अपना साउंड हो गया या रोर हो गया, उसकी जो एबिलिटी है उसको रोक देता है वो। तो सेकंड बात भी अपने आप में करेक्ट है, चीताज रोर नहीं करते। बाकी जितने भी बिग कैट्स हैं वो जनरली रोर करते हैं, पर चीताज रोर नहीं करते। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि मेल लेपर्ड्स होते हैं ना, वो अपनी टेरिटरी को प्रोक्लेम नहीं करते। द आंसर इज इनकरेक्ट। देखो चीताज अपने एक्सक्रीटा के माध्यम से ना अपनी टेरिटरी को मार्क करते हैं कि ये एरिया मेरा है, ठीक है ना। अपने यूरिन के माध्यम से, अपने फीसिस के माध्यम से, राइट, अपने एक्सक्रीटा के माध्यम से ना अपने पूरे पूरे टेरिटरी को मार्क करते हैं कि ये इलाका पूरा का पूरा मेरा है। तो ये जो कह रहा है कि ऐसा नहीं करते, नहीं नहीं बिल्कुल करते हैं, वो अपनी टेरिटरी को बिल्कुल प्रोक्लेम करते हैं। तो तीसरा गलत है, पहले दो ठीक थे, तो ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2 ओनली इज द राइट आंसर। दूसरा कल मैंने आपको होमवर्क दिया था कि जब आपका सोर्स और सिग्नल रिलेटिव मोशन में होते हैं तो कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी में बदलाव आता है। अगर पास में आ रहे हैं तो उससे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, और अगर दूर जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी कम होती है। देखो इसको बोला जाता है आपका क्या, इसको बोला जाता है सर डॉपलर इफेक्ट। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे, ये रहा आपका सोर्स, और ये सोर्स इस ऑब्जर्वर के पास में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं दोनों ये पास में आ रहे हैं रिलेटिव मोशन के हिसाब से। तो यहाँ पे जब पास में आएंगे तो फ्रीक्वेंसी इससे बढ़ेगी,
और जब ये वाला ऑब्जर्वर है इससे ये सोर्स दूर जा रहा है रिलेटिव मोशन के कॉन्टेक्स्ट में, तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कम होती हुई देखने को मिल जाती है। इसको बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। याद करो हमने डॉपलर इफेक्ट तब पढ़ा था जब हमने रेडार्स के बारे में पढ़ा था, हमने डिस्कस किया था रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग के बारे में। हमने डिस्कशन साथ में ये भी किया था कि किस तरह से डॉपलर रेडार्स को यहाँ पे इंडिया में और इम्प्लीमेंट किया जाएगा ताकि हम एनवायरनमेंट को अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाएँ। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए डॉपलर इफेक्ट बन जाएगा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बाकी जो ऑप्शंस है ना उनका भी आपको एक बेसिक आइडिया जरूर होना चाहिए। जैसे एक चीज होती है आपकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में पता क्या होता है, जैसे ये आपका कोई सरफेस है, कोई आपका मटेरियल है, यहाँ पर जैसे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आया, जैसे मान लो लेट्स से यूवी लाइट आती है, अब जैसे ये मटेरियल पे पड़ेगी ना तो बदले में क्या जाएगा, जो रिफ्लेक्ट होके आपका इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे यहाँ पे। ये जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए ना इनको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो पूरा का पूरा इफेक्ट है इसको बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऐसा इफेक्ट जहां पर इलेक्ट्रॉन्स आपके एमिट होते हैं जब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या यूवी लाइट आपका किसी मटेरियल के ऊपर पड़ती है, उसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपके सामने कॉम्पटन इफेक्ट भी है, उतना पॉपुलर नहीं है कॉम्पटन इफेक्ट, बट फिर भी कॉम्पटन इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट होता है जब आपके एक्सरे फोटोन्स हो गया या गामा रेज हो गया जो मटेरियल के ऊपर जहाँ पे आके गिरती हैं, एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे वेवलेंथ के अंदर यहाँ पे बदलाव आता है एंड इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन इस तरह से स्कैटर होते हैं। इसको बोलते हैं कॉम्पटन इफेक्ट। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको जो पता होना चाहिए डेफिनेटली वो टिंडल इफेक्ट के बारे में पता ही होना चाहिए। साइंस टेक्नोलॉजी में आप बिल्कुल इसको पढ़ते ही हो। टिंडल इफेक्ट के माध्यम से ना जो आपके पार्टिकल्स हैं जो किस तरह से वो स्कैटर करते हैं एक बीम ऑफ लाइट को, राइट, जो उसकी तरफ डायरेक्टेड होती है, उसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल एक सोल्यूशन है, जैसे पानी हो गया, तो लाइट बीम आपको विजिबल नहीं दिखेगी, कोलाइड के अंदर आपको विजिबल दिख जाएगी जैसे दूध वगैरह के अंदर। बाकी अगर आप मान लो आटा और पानी है उसके अंदर आपको डेफिनेटली विजिबल दिखने को मिल जाएगी। तो टिंडल इफेक्ट यही बताता है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट पार्टिकल्स वगैरह कैसे होती है, तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। बाकी दोस्तों बात करें ट्रू एंड फॉल्स की, तो यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़ सकते हो एंड मुझे बता सकते हो इनमें से कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। कल जो होमवर्क था एक था आपका ट्विन डेफिसिट के बारे में, तो ट्विन डेफिसिट के अंदर देखो एक्चुअल में आपका फिजिकल डेफिसिट तो होता है, नो डाउट अबाउट इट, पर प्राइमरी डेफिसिट नहीं होता, ये होता है आपका करंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, तो एक हो गया करंट अकाउंट डेफिसिट, दूसरा हो गया फिजिकल डेफिसिट। जब ये दोनों चीजें होती हैं उसको बोलते हैं हम ट्विन डेफिसिट। तो पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। करंट अकाउंट डेफिसिट होने की वजह से ये कह रहा है कि आपकी करेंसी का एप्रिसिएशन होता है, नहीं, करेंसी का आपका होता है डेप्रिसिएशन। क्यों? क्योंकि जब डॉलर्स कहीं ना कहीं उनकी डिमांड ज्यादा हो रही है ना, तो आपका जो रुपया होगा वो रुपया नीचे गिरेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? क्योंकि बहुत सारा आप करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब क्या है, इंपोर्ट बहुत कर रहे हो, इंपोर्ट मतलब यहाँ पे आपको डॉलर्स की डिमांड बढ़ रही है, तो डॉलर एप्रिशिएट हो रहा है और आपका रुपया नीचे गिर रहा है। ऑपरेशन चक्र 3 की बात करें तो डेफिनेटली सीबीआई के बारे में हमने कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा था, तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, ऑल द वेरी बेस्ट।